G20 भारत के लिए ये पहला मौका है जब भारत ग्रुप ऑफ 20 को होस्ट कर रहा। दुनिया के बड़े बड़े नेताजी लोग भारत आएंगे। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है और इसी वजह से दिल्ली को 3 दिन के लिए 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक पूरी तरह बंद भी कर दिया गया है। ना तो बसेस चलेंगी, ना स्कूल खुलेंगे, ना कोई रेहड़ी पटरी वाला सड़कों पे होगा, ना ही कोई मार्केट या फिर मॉल खुलेंगे। गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, बैंक सब कुछ बंद रहेंगे। यहां तक कि दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 6% डोमेस्टिक फ्लाइट भी कैंसिल रहेगी। इस पे हम आगे बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम G20 क्या है, क्यों है, कैसे बना और G20 की होस्टिंग भारत को कैसे मिली, इसका प्रोसेस क्या है जैसे सवालों का जवाब जानेंगे। पहले समझते हैं G20 है क्या। G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें दुनिया की बड़ी इकोनॉमी वाले 20 मेंबर हैं और इस 20 मेंबर में 19 देश आते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडिया, रशिया, चाइना, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देश शामिल हैं और एक है यूरोपीय यूनियन। और इसी 20 मेंबर की वजह से इसका नाम है G20 या ग्रुप ऑफ 20। इसके अंदर दुनिया के टोटल जीडीपी का 85%, इंटरनेशनल ट्रेड का 75% एंड ग्लोबल पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा आता है। और ये ग्रुप ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड जो मेजर इश्यूज होते हैं उसे एड्रेस करता है, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन। ऐसे में अब आप समझ सकते हो कि G20 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। G20 को साल 1999 में कई तरह की ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के रिस्पांस में बनाया गया था। साल 1990 के दशक में कई क्राइसिस देखने को मिलते हैं, जैसे मैक्सिकन पेसो क्राइसिस, 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, 1998 का रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। हालांकि जब 1999 में G20 को स्टैब्लिश किया गया था उस टाइम G7, G8 जैसे ग्रुप पहले से मौजूद थे, लेकिन जब क्राइसिस सामने आने शुरू हुए तो ये रियलाइज हुआ कि G7, G8 जैसे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब ये G7, G8, G20 क्या है इसे थोड़ा सा समझ लें, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए जैसी 7 कंट्री का एक ग्रुप बनता है जिसे नाम दिया जाता है G7। लेकिन बाद में उसमें एक और कंट्री रशिया को भी ऐड किया जाता है और G7 G8 बन जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद रशिया को G8 से बाहर कर दिया जाता है और G8 फिर से G7 बन जाता है। ये जो ग्रुप है इसके लिए क्राइटेरिया सेट किया गया है कि इस ग्रुप में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश रहेंगे। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चाइना और इंडिया दुनिया की टॉप 5 लिस्ट में आती हैं, जहां चाइना दूसरे नंबर पे है तो इंडिया 5वें नंबर पे। लेकिन ये दोनों देश G7 से बाहर हैं, जबकि इंडिया और चाइना को भी G7 में शामिल करना चाहिए और इस G7 को G9 बना देना चाहिए। इस सवाल का जवाब यह है कि इंडिया और चाइना दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब इन दोनों देशों की पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है तो चाइना 192 देशों की लिस्ट में 64 नंबर पे आता है और इंडिया 139 नंबर पे। कंट्री वाइज तो ये दोनों देश बहुत अमीर है, लेकिन इस देश के जो रहने वाले हैं उनके हालात बहुत अच्छे नहीं और इसी रीजन से इंडिया और चाइना को G7 से बाहर रखा गया है। हालांकि बाहर तो जरूर हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बगैर इनके पॉसिबल ही नहीं और इस गैप को फुलफिल करता है G20, जिसमें G7, G8 ग्रुप वाली कंट्री ऑलरेडी मौजूद है। साथ ही साथ इंडिया, चाइना, ब्राजील, टर्की, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री भी शामिल हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे पॉइंट पर। साल 1999 में G20 के गठन के बाद एनुअल मीट होती थी जिसमें मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर एक साथ बैठते और इनफॉर्मल बातचीत के माध्यम से ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कस किए जाते थे और उस टाइम भी इस G20 की प्रेसिडेंसी एक एक करके मेंबर कंट्रीज को ट्रांसफर करी जाती थी और साल 2002 में भारत ने भी इसे होस्ट किया था। अब ये प्रेसिडेंसी सर्कुलेशन का क्या सिस्टम है और क्या वाकई जो कंट्री G20 समिट होस्ट करती है उसे विश्वगुरु माना जाता है,
इसे हम अभी आगे समझेंगे। साल 2008 के बाद इस ग्रुप का स्केल और इसकी इंपॉर्टेंस तेजी से ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि साल 2008 में इसके समिट लेवल को बढ़ा दिया जाता है। जहां पहले फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक होती थी, वहीं 2008 से मेंबर कंट्रीज के सुप्रीम लीडर की भी एक एनुअल समिट की शुरुआत होती है। साल 2008 में पहली G20 समिट को अमेरिका होस्ट करता है। दूसरी समिट यानी 2009 में यूनाइटेड किंगडम होस्ट करता है। साल 2010 में साउथ कोरिया, 2011 में फ्रांस, 2012 में मैक्सिको और इसी तरह साल 2022 में इंडोनेशिया ने होस्ट किया। और अब इस बार यानी साल 2023 में G20 समिट की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, जो कि 1 दिसंबर 2022 को मिली थी और 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। तो अब सवाल वही, क्या G20 को होस्ट करने वाला देश विश्व गुरु माना जाता है? क्योंकि जब से G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, तभी से यह खूब एडवर्टाइज किया जा रहा कि यह बदलते भारत की तस्वीर है। और आज G20 की अध्यक्षता जो भारत के पास आई है, वो सिर्फ मोदी जी की वजह से आई है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा। तो क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह सिर्फ एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। कैसे? आइए समझते हैं। जैसा कि अब तक आप समझ चुके हैं कि G20 19 देश और यूरोपीय यूनियन का एक ग्रुप है और हर साल G20 के एनुअल समिट होती है, जो कि कभी कोई देश तो कभी कोई देश होस्ट करता है। जबकि इस G20 का कोई ऑफिस नहीं है, मतलब कोई सचिवालय नहीं है। ऐसे में इसकी प्रेसिडेंसी रोटेशन मोड में ट्रांसफर होती रहती है। जैसे लास्ट टाइम इंडोनेशिया के पास थी और इस बार भारत के पास है और आने वाले साल यानी साल 2024 में ये ब्राजील के पास होगी। और ये जो प्रेसिडेंसी ट्रांसफर का सिस्टम है, इसके लिए एक प्रोसेस काम करता है जिसे ट्रॉइका कहा जाता है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंट्रीज रहती हैं। इसे देखें, यह है ट्रॉइका। साल 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, तो यहां था इंडोनेशिया। उससे पहले यानी साल 2021 में इटली ने होस्ट किया था, तो यहां पर था इटली। और आने वाले टाइम में यह प्रेसिडेंसी भारत के पास आती तो यहां पर था भारत। इसी तरह इस साल G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो भारत यहां आ गया। और पिछले साल यानी साल 2022 में इंडोनेशिया के पास थी, तो इंडोनेशिया यहां आ गया, जबकि अब इटली ट्रॉइका से बाहर हो गया। और नेक्स्ट ईयर G20 की प्रेसिडेंसी ब्राजील को जाएगी, इसलिए यहां आ गया ब्राजील। इसी तरह अगले साल यानी साल 2024 में ब्राजील होगा टॉप पर, इंडिया होगा यहां पर, इंडोनेशिया होगा ट्रॉइका से बाहर और साउथ अफ्रीका होगा यहां पर। यही प्रोसेस चलता रहेगा, एक के बाद एक कंट्री ट्रॉइका के इस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वाले प्रोसेस से गुजरती रहेंगी और G20 की प्रेसिडेंसी कभी किसी देश तो कभी किसी देश को ट्रांसफर होती रहेगी। ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस के अंडर साल 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की प्रेसिडेंसी भारत को हैंडओवर करी थी और अब भारत इसे ब्राजील को हैंडओवर करेगा। लेकिन अगर ब्राजील के केस में देखें तो वहां की जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है डिल्मा रोसेफ, वो इस बात का डंका पीटें या पिटवाएं या पीटा जाए कि ब्राजील को G20 की प्रेसिडेंसी उनकी वजह से मिली है, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी ब्राजील को ही जाएगी। अब हो सकता है कि कल को प्रेसिडेंसी ट्रांसफर होने से पहले ब्राजील की सत्ता पलट जाए, कोई और पार्टी या कोई और लीडर सत्ता में आ जाए, तो भी G20 की प्रेसिडेंसी ब्राजील को ही जाएगी। ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है जो कि रोटेशन में काम करता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और अगर पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें और अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि ट्रॉइका क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन अब सवाल आता है कि ट्रॉइका सिस्टम बनाया क्यों गया है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि G20 समिट को होस्ट करने वाली प्रेजेंट कंट्री अपने पहले वाली कंट्री से गाइडेंस ले सके, एजेंडा सेट करने में मदद ले सके और फ्यूचर में प्रेसिडेंसी प्राप्त करने वाली कंट्री भी इससे कनेक्टेड हो। इससे कम्युनिकेशन बैलेंस मेंटेन रहता है, साथ ही साथ प्रेसिडेंसी का ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन स्मूथ और इफेक्टिव होता है। हालांकि इस बार भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो यह भारत के लिए एक ट्रिगर पॉइंट है और भारत को इसका भरपूर फायदा भी उठाना चाहिए और इसकी अच्छी कोशिश भी करी जा रही। भारत की तरफ से रिलीज किया गया ये G20 का लोगो अपने आप में एक एजेंडा सेट करता हुआ दिखाई देता है, जिसमें आप देख सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम के नीचे 3 वर्ड है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जिसका सिंपल सा मतलब है भारत इंटरनेशनल लेवल पर यूनिटी को प्रमोट कर रहा, जहां वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर पूरी दुनिया की बात कर रहा। आने वाले 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 समिट इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें G20 मेंबर कंट्रीज के साथ साथ कुछ अदर कंट्रीज को भी भारत की तरफ से इनवाइट किया गया है, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, UAE जैसी 9 कंट्री भी शामिल होंगी। साथ ही साथ कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी
इनवाइट किया गया है, जिसमें WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन भी भारत आएंगे। भारत के इतिहास में यह ऐसा पहला टाइम होगा जब दुनिया के इतने ज्यादा लीडर एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होंगे। ऐसे में सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए लगभग पूरी दिल्ली को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। न स्कूल खुलेंगी, ना ही मार्केट, ना ही कोई बसेस चलेंगी और ना ही ऑफिसेस खुलेंगी। हालांकि ये बंद का फैसला कहां तक सही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में बताना। जबकि मेरा मानना यह है कि अगर नाखून बढ़ने का खतरा हो तो नाखून को ही काटा जाए, ना कि पूरी उंगली को। गवर्नमेंट अगर बगैर दिल्ली को बंद किए G20 डेलीगेट्स को A1 सिक्योरिटी प्रोवाइड करती तो इससे एक अच्छा मैसेज पास होता कि भारत पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। G20 समिट की शानदार तैयारियों में से एक पॉइंट और है जो आपको जानना चाहिए। G20 समिट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। प्रगति मैदान को सजा दिया गया है, दिल्ली बंद करके दिल्ली की सड़कों पर इंसानों की भीड़ को भी कम किया गया है। लेकिन बंदर तो नोटिफिकेशन मानेंगे नहीं, लेकिन इन्हें दूर भी रखना है और इन्हें दूर रखने के लिए दिल्ली की सड़कों पर बड़े बड़े लंगूर के कटआउट्स लगा दिए गए हैं और कुछ लोगों को काम पर भी रखा गया है जो लंगूर की आवाज निकालेंगे। इस पर दिल्ली नगर निगम का तर्क है कि कटआउट्स को देखकर बंदर भाग जाएंगे। है ना, बड़ा यूनिक और डिजिटल तरीका। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक जो आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये हमें नए व्यूअर्स तक पहुंचने में हेल्प करता है, इसलिए आप लाइक जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।